हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों ने फाइनेंस पढ़ा होगा। अब हम जल्दी से फाइनेंस का पीवाईक्यूज कर लेते हैं प्लस एमसीक्यूज कर लेते हैं, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पीवाईक्यू 1 1 मार्क के जो भी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, अब हम फटाफट से कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले 2015 में आया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड। कब पास हुआ था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? 1949 को। कब हुआ था? 1949। एकदम जहन में बैठा लो ये क्वेश्चन, ये आता ही आता है। व्हाट डू यू मीन बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है? जिसमें गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, जब आप चावल दे दो और दूसरे वाले आपको बोलेंगे, पहले यही सिस्टम चलता था ना, चावल दे दो और मैं दाल दे दूंगी, तो जो चीज जिसके पास है वो उसके बदले में एक्सचेंज हो जाता था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? जब चीजों का दाम बढ़ जाता है, चीजों का प्राइस बढ़ जाता है और उम, उसकी वजह से क्या होता है? मनी की वैल्यू कम जाती है। जैसे पहले क्या होता था? पहले हम ₹1 में 4 गोलगप्पे खा लेते थे, पर अभी ₹10 में हम 4 गोलगप्पे खाते हैं कि नहीं? तो ₹1 की वैल्यू आज ₹10 हो गए, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ी नहीं है, वैल्यू ऑफ मनी क्या कम कम गई है। क्यों? क्योंकि ₹1 की जगह में आजकल आपको कितने रुपए देने होते हैं? ₹10। तो इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। आरआरबी भी स्टार्टेड इन द ईयर, आरआरबी कब स्टार्ट हुआ था? आरआरबी 1975 को स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था आरआरबी? रीजनल रूरल बैंक 1975 को। ठीक है, इन विच ईयर कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस? कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पार्ट है, तो वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1904 में। कब हुआ था? 1904। अब इतना सारा इयर्स आपको कैसे याद रखे हम? 19 तो देखो ये सब में कॉमन है, ठीक है। अब 04 कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम से आप 04 कैसे याद रखोगे? कोऑपरेटिव में देखो ओ आता है, डबल ओ, तो इससे क्या याद रखोगे? जीरो और को ऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम, कितने वर्ड्स हो गए? 4। तो 1904 4 वर्ड्स है। तो कोऑपरेटिव के डबल ओ से हम याद रखेंगे जीरो, और कितने वर्ड्स हो गए? कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम 4 वर्ड्स, तो 4 1904। आरआरबी 1975, इसको भी आप याद करने का कोई ट्रिक लगा सकते हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। हु इज ऑथराइज्ड टू इशू नोट्स? नोट्स कौन इशू करते हैं? हमारे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या इशू करता है? नोट्स इशू करता है। देखो कॉइन्स भी डिस्ट्रीब्यूशन में रिजर्व बैंक ही लेकर आता है, पर कॉइन्स को बनाने का काम, कॉइन्स का डिजाइन करने का काम हमारे गवर्नमेंट का है। किसका है? गवर्नमेंट का। तो इसीलिए नोट्स तो लाते हैं, एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी नोट और कॉइन्स जो है वो कौन नहीं लाता? आरबीआई नहीं लाता, पर बाकी जो भी नोट्स है वो कौन इशू करता है? हमारा आरबीआई इशू करता है। फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये भी आप बैठा लो, क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर, TELLER, ठीक है। राइट द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो मेन बैंक है। तो हमारे कंट्री का मेन बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वही हमारा क्या है? सेंट्रल बैंक है। ठीक है, क्या है सेंट्रल बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन विच ईयर सेंट्रल बैंक इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश? अभी देखो इस सेंट्रल बैंक को कौन ब्रैकेट में रखा है? लोग ने सेंट्रल बैंक आरबीआई ही मीन किया है, या जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसे मीन किया है? अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता तो उसमें लिखा हुआ रहता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पर बस पूछा है सेंट्रल बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था। सेंट्रल बैंक हो गया आरबीआई, और आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935। और इसका एक्ट कब पास हो गया था? 1934 में। एक्ट कब पास हुआ था इसका? 1934 में। तो बनने के 1 साल बाद इसका एक्ट पास हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, देखो एक्ट जब पूछते हो उसका ईयर आप देखना 1 साल बाद का ही होता है, और या 1 साल पहले का होता है, ठीक है। और वो एस्टैब्लिश 1 साल बाद या 1 साल पहले होता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पूछा है इसमें, क्या पूछा है इसमें? एक्ट कब पास हुआ था? तो एक्ट पास हुआ था 1920 में। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना कब था? बना था 1921 में। कब बना था? 1921 में। और इसका एक्ट कब पास हुआ था? 20 में। और रिजर्व बैंक का एक्ट कब पास हुआ था? 34 में, पहले पास हुआ था। और बना कब था? 1935 में। व्हाट इज इन्फ्लेशन? जब चीजों का दाम बढ़ जाता है और वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? कम जाती है, बढ़ जाती है? कम जाती है। ई बैंकिंग मतलब क्या होता है? जो ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ई बैंकिंग, ठीक है। जो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम करते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंक? जिसका काम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स करवाना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक, नाम में ही लिखा है, ठीक है। तो इसका काम होता है इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग हेल्प करना, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक। फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? ये भी बैठा लो, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर
रूरल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर व्हाट? रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ऑल द एटीएम्स आर ओपन। एटीएम कितने देर खुले हैं? 12 घंटे, 24 घंटे या 18 घंटे? ऑब्वियसली 24 घंटे। एक्सप्लेन हु इज ए माइनर। जिसका भी ईयर्स 18 से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं इंडिया में? माइनर। 18 ईयर्स से उसका कम है तब उसे हम क्या कहेंगे? उसको माइनर कहेंगे। 2017 का पेपर। प्रेसिडेंसी बैंक्स ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंसी बैंक्स जो हुए थे 1921 में अमलगमेट हुए थे और इससे कौन सा बैंक बना था? इंपीरियल बैंक। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे पहले। वो तीनों क्या हो गए? एमलगमेट मतलब क्या हो गया? तीनों मर्ज हो गए और मर्ज होकर क्या बना? प्रेसिडेंसी बैंक। तो अब इंपीरियल बैंक बना कब था? 1921 को। तो प्रेसिडेंसी बैंक्स कब एमलगमेट हुए थे? 1921 को। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास इन द ईयर व्हेन? 1949। वापस से सेम क्वेश्चन आ रहा है, देख लो। बार्टर सिस्टम अभी हमने पढ़ा जब गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन सेम क्वेश्चन। बाप रे बाप, कितना बार रिपीट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा जब चीजों का दाम बढ़ जाता है और पैसों की वैल्यू कम जाती है? फुल फॉर्म ऑफ एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हु इज अ बैंक कस्टमर। बैंक का कस्टमर कौन होता है? जो भी बैंक में अकाउंट खोलता है। जरूरी नहीं है वो अकाउंट खोले। नंबर वन, वो अकाउंट भी खोल सकता है। नंबर टू, वो कोई सर्विसेज भी ले सकता है पर अकाउंट नहीं भी खोल सकता है। और जो भी इंसान बैंक में मनी डिपॉजिट करता है, मनी विड्रॉ करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बैंक के कस्टमर। जरूरी नहीं है एक अकाउंट होल्डर ही बैंक कस्टमर हो। वो बहुत सारे सर्विसेज भी ले सकता है बैंक से, तब भी वो बैंक का क्या हो जाता है? कस्टमर हो जाता है। ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब होते हैं बैंक में जितने पैसे ना उससे ज्यादा निकाल लो। अगर आपके बैंक में 1000 रुपए, आप 1500 निकाल सकते हो। 1000 के साथ क्या निकाल सकते हो? 1500 है तो 1000 ही। हाँ, तो वो फैसिलिटी किसी किसी को दी जाती है, पर वो कौन से अकाउंट में दी जाती है? करंट अकाउंट में, और कोई भी अकाउंट में नहीं। कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेस के लिए बना होता है, तो उन्हें ये फैसिलिटी मिलती है। व्हाट इज इंडिजीनियस? इंडिजीनियस का मतलब ठान लो लोकल। लोकल बैंकर मतलब जिसका कोई वो नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है, ना कोई आरबीआई है, ना ऊपर कुछ भी है। ये अपने हिसाब से चलता है, इसे जो काम करना है वो करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडिजीनियस बैंकर। तो ये अपने हिसाब से लोन देता है, अपने हिसाब से रेट चार्ज करता है। जब हम किसी आमने सामने वाले से मांगने जाते हैं ना, जैसे आप अपने फ्रेंड से मांगने गए, तो आपका इंडिजीनियस बैंकर हो गया। जिससे आप लोन लेने गए और वो अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आरबीआई थोड़ी गवर्न करने आएगा उसे, नहीं ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडिजीनियस बैंकर। फिर वापस से कौन इशू करता है नोट्स? आरबीआई। फुल फॉर्म ऑफ एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन कितने बार आएगा क्वेश्चन? देखो, अगर यही क्वेश्चन वापस आ गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। और आरआरबी 1975। कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम, दो जीरो, तो जीरो और चार वर्ड्स तो 1904। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। वापस से देखो कितने बार क्वेश्चंस आ गया। फिर 18, who is authorized to issue notes? आरबीआई। एटीएम, सेंट्रल बैंक, इन्फ्लेशन, आरआरबीज। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बाप रे बाप। फिर व्हाट डू यू कोऑपरेटिव सिस्टम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बार्टर सिस्टम। अच्छा, 18 का पेपर हमने 2 बार कर लिया क्या? हाँ, 2 बार हो गया, तो पर वही है, सेम ही क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। फिर 19, 19 में क्या आया? रिजर्व बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल कब हुआ था? 1935। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। इंडिपेंडेंस होने के बहुत साल पहले, 12 साल पहले। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज गिवन अगेन विच अकाउंट? करंट अकाउंट। आईडीबीआई, आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एटीएम कितने बार आता है यार, मजा ही मजा है ये तो। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब कुछ अलग आया, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ बैंक? कौन सा बैंक का डिपार्टमेंट नहीं है? देखो, एडवांस देने का डिपार्टमेंट होता है, एस्टैब्लिश का होता है, कैश एंड क्लियरिंग होता है, ये बोलने की बात ही नहीं है। कल्चरल डिपार्टमेंट कहाँ से आ गया बैंक में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? कल्चरल डिपार्टमेंट। विच सिस्टम ऑफ नोट इशू वाज फॉलोड बाय द रिजर्व बैंक? 1956 तक रिजर्व बैंक कौन सा सिस्टम ऑफ नोट इशू नोट करने का? पहले 40% क्या रखता था? जितने भी गोल्ड है बैंक के पास, आरबीआई के पास जितने भी गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसका 40% आरबीआई रख लेता था ताकि नोट वो इशू कर सके। उसका 40% रख के नोट इशू करना पड़ेगा। उसको हम क्या कहते थे? प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। कौन सा सिस्टम था वो? प्रपोर्शनल रिजर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्लास्टिक मनी। ठीक है। या फिर इसको कुछ चार्ज कार्ड, चार्ज प्लेट, ऐसा भी कुछ नाम दिया जाता है, पर प्लास्टिक मनी है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नाम। एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक कब हुआ था? एक्सिम बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। एक कॉपी बना लो जिसमें आप ईयर्स लिख लो और ईयर्स लिख के उसे थोड़ा एक दो बार पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा। तो एक्सिम बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1982। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1982।
आईबीआरडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये आईबीआरडी क्या था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका बाद में जाके नाम पड़ा वर्ल्ड बैंक। वो वर्ल्ड बैंक क्यों बना था? उस टाइम पे बहुत वर्ल्ड वॉर ये सब चल रहा था, उससे क्या हो गया था, कंट्रीज बहुत डैमेज हो गया था। उस कंट्रीज जो डैमेज हो गया था, उसको ठीक करने के लिए, टू हेल्प द कंट्रीज डैमेज बाय वॉर, उसे ठीक करने के लिए आईबीआरडी बना था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? टू हेल्प कंट्री डैमेज बाय वॉर। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव। देखो दो कंट्रोल मेजर होते हैं, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव में तीन ही होते हैं, तो क्वालिटेटिव का नाम याद कर लो अगर आपको याद नहीं भी है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव तीन होते हैं, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव, मार्जिनल रिक्वायरमेंट और रैशनिंग ऑफ क्रेडिट्स। क्या है? कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट और मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ओपन मार्केट क्या होगा? क्वांटिटेटिव। और आपको क्या पूछा है? नॉट पूछा है, हमेशा नॉट को अपना क्रश बनाना है। नॉट पूछा है, नॉट मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब ये सारे बाकी क्या है? क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव में मेन ये तीन ही आते हैं, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट और मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो ओपन मार्केट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारे क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स। नेक्स्ट क्या? अंडर बार्टर सिस्टम फ्यूचर पेमेंट्स आर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। ऑब्वियसली फ्यूचर में हम क्या पेमेंट करेंगे, किसको करेंगे, कितना करेंगे, वो किसके टर्म्स में हम लिखते थे? स्पेसिफिक गुड्स के टर्म में। स्पेसिफिक गुड्स मतलब क्या हो गए कि नेक्स्ट फ्यूचर में पेमेंट क्या मिलेगा? गुड्स ही मिलेगा। अगर आप बोलेंगे मैं बाद में दूंगी, बाद में क्या दूंगी? कुछ गुड्स ही दोगे, तो इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गुड ट्रू है? यस ट्रू है। जनरल प्रोविजन फंड इज ए फंड ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नहीं, जनरल प्रोविजन फंड इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। किसके लिए होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कुछ भी नहीं है। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। सीआरआर, ये नया आया। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। और वैसे ही सीआरआर के साथ साथ और एक टर्म आता है एसएलआर, ये भी आप लिख कर रख लो। ठीक है, एसएलआर, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और सीआरआर का कैश रिजर्व रेशियो। 23 का पेपर में क्या आया है हम देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंस? फाइनेंस मतलब क्या होता है? जो भी हमें पैसे का जरूरत होता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंस। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, सारे शॉर्ट टर्म। अगर आप बैंक से 2-3 महीने के लिए लिए तो वो भी शॉर्ट टर्म है। फिर अगर आप ने किसी को उधारी दिया, उधारी में सामान बेचा, वो भी एक तरीके से शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। ओवरड्राफ्ट जो आप बैंक से ड्रॉ करते हो वो भी क्या है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश कितने बार आएगा? 1935। इतना बार में तो आपको रट ही जी गया होगा। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट का मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होता है। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर बोले तो मतलब क्या होता है? 51% ऑफ द शेयर्स किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। 51% ऑफ द शेयर्स किसका होता है? गवर्नमेंट। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स गवर्नमेंट का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है। व्हाट इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट? फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या होता है? जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए खोलते हैं और जिसमें हम पैसा जमा करते हैं। और इसमें एक प्री डिटरमिन्ड एक इंटरेस्ट रेट होता है। आपको इंटरेस्ट रेट से वो क्या होता है? इसमें पैसा मिलता है। तो जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए खोलते हैं उसे हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बिल क्या होता है? जब कोई बायर मतलब तो जब कोई सेलर होता है, वो बायर पे क्या करता है? बायर ने उससे उधारी पे सामान खरीदा, तो सेलर क्या करता है? एक बिल ड्रॉ करके दे देता है उस बायर को कि तुम मुझे इतने महीने बाद अपने मेरे पैसे दे देना। और वो जो बायर क्या होता है? एक्सेप्ट करता है और साइन कर देता है उस बिल को। तो उसे हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। उसे हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 19, तो ये मेन ये सब यही क्वेश्चन आए हुए हैं ज्यादातर, बार बार यही क्वेश्चन वो है। एग्जिम बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में। तो ये हो गए हमारे सारे पीवाईक्यू। अब हम फटाफट से देख लेते हैं हमारे एमसीक्यूज, और भी हम क्या-क्या एमसीक्यूज इसमें कवर कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे एमसीक्यूज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ फाइनेंस? का कौन सा फीचर नहीं है? फाइनेंशियल प्लानिंग है, बजटिंग है, फाइनेंशियल एनालिसिस है। प्रोडक्शन एक्टिविटी फाइनेंस में कहाँ से आ गए? तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज। फिर क्या बोला है? व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस का मेन टाइप्स क्या होता है? तो फाइनेंस का टाइप क्या होता है? पर्सनल, पब्लिक एंड बिजनेस फाइनेंस। पर्सनल, बिजनेस, पब्लिक, सारा फाइनेंस फाइनेंस के टाइप में आता है, तो सारे ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट? क्या पूछा है? कौन सा नहीं है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मार्केट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है,
डायरेक्ट वापस से प्रोडक्शन दे दिया, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? कौन से बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या नहीं है? तो क्या होंगे? सारे होंगे। नेक्स्ट क्या पूछा आपको कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स? फाइनेंशियल मार्केट का कौन सा एग्जांपल है? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सब किसके एग्जांपल है? फाइनेंशियल मार्केट्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या पूछा है? व्हाट इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ अ कमर्शियल बैंक? का प्राइम मेन एक्टिविटी क्या होता है? मेंटेनिंग डिपॉजिट इंक्लूडिंग करंट अकाउंट, इशू एंड पे चेक, कलेक्ट चेक फॉर द बैंक कस्टमर, सारे क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज है या नहीं है? है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शन ऑफ? कौन क्या पूछा? नॉट द फंक्शन। तो कॉइन, कॉइन का काम किसका नहीं है? आरबीआई का नहीं है। करेंसी प्रिंट करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, फॉरेन करेंसी भी देखता है, पर कॉइन का काम नहीं करता। प्राइमरी फंक्शन एक बैंक का क्या होता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। और ये सब तो कोई डिपॉजिट के टाइप, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट, पर मेन काम क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। आरबीआई वाज फाउंडेड, वापस से सेम क्वेश्चन, 1935। दिस इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ओल्डेस्ट, सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? ऐसा लगता है ना एसबीआई, नहीं, पर इसका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद बैंक। क्या होगा इसका आंसर? इलाहाबाद बैंक। सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। हाउ मेनी बैंक्स वे रणवीर इलाहाबादिया? तो इलाहाबाद बैंक। हाउ मेनी बैंक्स वे नेशनलाइज इन द ईयर 1969? में कितने बैंक्स नेशनलाइज हुए थे? तो 1969 आपने नेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, तो कितने बैंक्स उस टाइम नेशनलाइज हुए थे? 14 बैंक उस टाइम नेशनलाइज हुए थे। कितने? 14 बैंक। ये एकदम मेन फेज है 14। और 1980 में सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ था, जिसमें कितने बैंक हुए थे? कमेंट करके बताइए। कितने बैंक्स हुए थे? 6 बैंक। फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, कौन सा पहला बैंक है जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था? वो था बैंक इंपेरियल, एसबीआई, रीनेम्ड। इंपेरियल बैंक का वापस से नाम हो गया था, पहले प्रेसिडेंसी बैंक था। प्रेसिडेंसी बैंक 3 मार्च होके 1921 में बना इंपेरियल बैंक। फिर इंपेरियल बैंक का वापस रीनेम होके क्या बना? वापस से उसका नामकरण हुआ, और वो क्या बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब बना? 1955 में। सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना? मतलब एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1992 में। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया? बैंक क्यों नेशनलाइज हुए थे? ताकि बैंकिंग सर्विस सब तक पहुंचे और फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब लोग जहां तक हो सके, बेसिक जगह तक क्या जा सके, बैंकिंग सर्विस और फाइनेंशियल इंक्लूजन जितना हो सके प्रमोट हो सके, इसलिए क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ था। फिर इन विच यू डिड द फर्स्ट फेज कब हुआ था? 1969। और अगर सेकंड फेज पूछे तो कब होगा? 1980। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म? कौन सा बैंक नेशनलाइज का क्रिटिसिज्म है? एफिशिएंसी अगर बढ़ाता है तो क्रिटिसिज्म कैसे होगा? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कमाता है तो वो क्रिटिसिज्म कैसे होगा? कंपटीशन बढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, कंपटीशन बढ़ाना ही चाहिए। तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड स्लो डिसीजन मेकिंग क्या होगा इसका? डिसएडवांटेज। कितने बैंक्स नेशनलाइज थे? वापस रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, 14 बैंक्स। 1980 में कितने बैंक्स नेशनलाइज हुए थे? 6 बैंक। लीड बैंक स्कीम भी कब आया था? जब नेशनलाइजेशन हुआ था। कब आया था? 1969 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था लीड बैंक स्कीम? लीड बैंक स्कीम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। मिक्स बैंकिंग किसका पार्ट है? मिक्स बैंकिंग किसको किसको मिक्स करके होता है? डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को मिक्स करके हमारा कौन सा बैंकिंग बनता है? मिक्स। क्या देता है कमर्शियल बैंक? लोन। कमर्शियल बैंक क्या देते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स। किसे देते हैं? इंडस्ट्री को। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक? सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच बैंक अकाउंट ऑफर्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कौन सा अकाउंट देता है? वापस से रिपीट है, कौन सा अकाउंट देता है? करंट अकाउंट। क्या आंसर होगा इसका? करंट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, इसमें आप मैक्सिमम 5,000 या उतना ही रख सकते हो। बेसिक फैसिलिटीज देता है, बाकी कोई फैसिलिटी नहीं देता। तो हमें क्या नहीं देता है? क्रेडिट कार्ड नहीं देता। क्या नहीं देता? क्रेडिट कार्ड नहीं देता। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फिक्स डिपॉजिट का मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है? 10 साल। कितना हो सकता है मैक्सिमम टेन्योर? 10 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड अ कस्टमर ऑफ बैंक? एक इंडिविजुअली कस्टमर बन सकता है क्या? नहीं। फर्म भी बनते हैं, स्टॉक भी, कंपनी भी बनते हैं, सोसाइटी और एनी सेपरेट लीगल एंटिटी। ओनली अ कंपनी, ओनली अ वो नहीं, सभी आएंगे इसमें। ठीक है, तो ओनली वाला आंसर तो होगा ही नहीं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए माइनर हु विल रिसीव द डिपॉजिट मनी? इन केस अगर माइनर का डेथ हो गया तो उसका मनी किसको मिलेगा? ऑब्वियसली उसके गार्डियन को मिलेगा, तो गार्डियन ऑफ द माइनर को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजम्पशन? कौन सा, क्या चीज के लिए पूछा है? नॉट ए प्रिजम्पशन के लिए पूछा है। तो कौन सा होगा नॉट ए प्रिजम्पशन? एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल टू द ट्रांसफरी।
ये क्या है, इसका प्रिजम्पशन नहीं होता, एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल टू द ट्रांसफर। बाकी डेट के लिए, कंसीडरेशन के लिए, स्टैम्प के लिए प्रिजम्पशन होता है, पर एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल टू द ट्रांसफर के लिए नहीं होता है। बिल ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंक। बैंक के ऊपर जो भी बिल ड्रॉ होता है उसे हम क्या कहते हैं, चेक। क्या कहते हैं, चेक। हु आर द पार्टीज टू ए चेक? पार्टीज कौन होते हैं चेक का? ड्रॉई ड्रॉअर होता है, या पेई होता है, या एक्सेप्टर होता है, या होल्डर होता है। क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दिस। ड्रॉअर भी होता है, पे भी होता है, एक्सेप्टर भी होता है, होल्डर भी होता है। होता है क्या? नहीं। कौन सा नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी एंड डी। एक्सेप्टर क्या होता है और चेक का? चेक का एक्सेप्टर कुछ भी नहीं होता। तो ड्रॉअर होता है, पे होता है, और होल्डर होता है। कौन होता है पार्टीज? ड्रॉअर, पे एंड होल्डर, ना कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है। एंड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कौन सा अंडरटेकिंग पूछा? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। जब हम बोलते हैं हम इतना मनी पे कर देंगे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोमिसरी नोट। एंड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग कौन सा होता है? प्रोमिसरी नोट होता है। अ बिल ड्रॉन ऑन एक्सेप्टेड विदाउट कंसीडरेशन, बिना कोई कंसीडरेशन के अगर आप बिल ड्रॉ करते हो और एक्सेप्ट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब ये हेल्प करने के लिए बिल होता है। बिना कोई कंसीडरेशन का बिल क्या होगा? हेल्प करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन बिल। व्हिच टाइप ऑफ क्रॉसिंग अलाउज अ चेक टू बी डिपॉजिटेड इनटू एनी बैंक अकाउंट? मतलब कौन से क्रॉसिंग से आप कोई भी अकाउंट में क्या कर सकते हो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरल क्रॉसिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग मतलब क्या होता है? इसका आंसर क्या है? बी, टू रेस्ट्रिक्ट द चेक्स नेगोशिएबिलिटी, कि चेक नेगोशिएबल नहीं है। चेक नॉट नेगोशिएबल मतलब इसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो नॉट नेगोशिएबल मतलब क्या? इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। उसे हम क्या कहते हैं? यही पर्पस है नॉट नेगोशिएबल का। क्या पर्पस है? टू रेस्ट्रिक्ट द चेक्स नेगोशिएबिलिटी, चेक का नेगोशिएबिलिटी रेस्ट्रिक्ट करना। व्हिच क्रॉसिंग एंश्योर द चेक ओनली बी क्रेडिटेड टू द पेईज बैंक अकाउंट, कि पेई के बैंक अकाउंट में ही चेक जाएगा और किसी के भी अकाउंट में नहीं जाएगा, वो नाम से ही हमें पता चलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकाउंट पेई क्रॉसिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अकाउंट पेई क्रॉसिंग। तो हर एक चैप्टर से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कवर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको किसी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए मुझे कमेंट में। इतना आप करो और आप कंसेप्ट थोड़ा 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 सब अच्छे से पढ़कर जाओ तो आपका इजीली फाइनेंस कवर हो जाएगा। आई होप आपका एग्जाम अच्छा हो। आपका एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।